Hello students, welcome back on your channel Vedanta Education. Today we are going to start lesson 2. आज हम lesson 2 start कर रहे हैं. Lesson फर्स्ट complete हो चुका है. Numerical problems theory पूरा complete कर दिया है. अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो previous videos में जाएं और फिर भी अगर solution नहीं हो पाता है आपसे तो मुझे आप comment box में comment करें. तो आज हम lesson 2 start कर रहे हैं जिसका नाम है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग. गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग. इससे पीछे वाला जो चैप्टर था आपने उसमें बिंदु आवेशों के बारे में स्टडी की थी. बिंदु आवेश थे वहां पे जिसके कारण से आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, दो आवेशों के मध्य बल निकाला था या निकाय से बल निकाला था, निकाय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी. गाउस ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक सरलतम नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं गाउस के नियम से जाना जाता है. तो चलो स्टडी करते हैं इसकी. इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स. फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है. क्या? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या. मान लीजिए कोई ये पृष्ठ हो और ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इससे जितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही होंगी वे बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है. यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स. वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है. जैसे मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई इस प्रकार से आयताकार ये सीट रखी हुई है. ठीक है, इस सीट का मान लो क्षेत्रफल है S. इस सीट का, ये जो सीट मैंने बनाई हुई है इसका क्षेत्रफल क्या है? S क्षेत्रफल है इसका. इसका जो क्षेत्रफल सदिश है सीट का मान लो n कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है. तो मैंने परिभाषा में क्या कहा था? वैद्युत क्षेत्र में से किसी पृष्ठ से अभिलंबवत. कौन सी? अभिलंबवत. दो प्रकार की बल रेखाएं आपको एक दिखाई दे रही होंगी, तो ऐसे कुछ जा रही हैं. इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस दिशा में होगा एक इस दिशा में होगा. ठीक है, तो कौन सी बल रेखाओं की संख्या? अभिलंबवत. अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स. गणितीय रूप में इसको कैसे परिभाषित करते हैं? गणितीय रूप में वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से तो लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है. ये वैद्युत क्षेत्र सदिश E तथा क्षेत्रफल सदिश S के अदिश गुणनफल के समान होता है. ये डॉट प्रोडक्ट है,
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बलयों की संख्या को कहा जाता है। और गणितीय रूप में कहा जाए तो वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। आप जानते हो ये डॉट साइन हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? ES cos ऑफ थीटा। ES cos ऑफ थीटा ये किसका मान है? वैद्युत फ्लक्स जो किसी भी पृष्ठ से, यहां ये पृष्ठ स्थित है तो इससे गुजर रहा है, इसका आंतरिक मान ही आएगा। और भी कोई होता तो उससे उसकी सूत्र के द्वारा आप यहां वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हो। इस सूत्र की हेल्प से किसी भी पृष्ठ से आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें यहां E तो क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, जो भी आंतरिक मान दिया जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र S क्या है? क्षेत्रफल है इसका। और थीटा क्या है? थीटा है वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण। ध्यान दें इधर, थीटा क्या है? थीटा है आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण। दो प्रकार से वो कहता है आपसे। कभी तो ऐसे कह देता है कि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ, यानी ये जो पृष्ठ रखा है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र का 30 अंश का 40 डिग्री का कोण बना है, तो ये थीटा नहीं है। वो कहेगा आपसे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ उसका क्षेत्रफल सदिश इतने डिग्री का कोण बना रहा है, तब वो कोण थीटा होगा। अगर क्षेत्रफल कहा है उसने तो वो कोण थीटा नहीं माना जाएगा। उस स्थिति में आप कोण कैसे ज्ञात करोगे? 90 माइनस, जैसे से घुमाओगे तो ये विलंब है इसका, ठीक है। और ये जैसे से घूमेगा, पृष्ठ घूमेगा, तो ये कोण भी क्या होता जाएगा हमारा? चेंज। तो उसको 90 से घटा करके निकाला जाता है। तो देखो क्वेश्चन, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का कैसे करेंगे। एक चीज, ये अदिश गुणनफल है तो वैद्युत जो फ्लक्स है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। इसका मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है वेबर। एक मात्रक तो ऐसा ही पद्धति में वेबर है। दूसरा, इसकी सहायता से निकालना चाहो तो E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। S का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया हम केस में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। क्षेत्रफल सदिश S दिया है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया हुआ। और आपसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्या पूछा उसने? फाई ई। तो फाई ई का सूत्र क्या है हमारे पास? फाई ई बराबर होता है इन दोनों का अदिश गुणनफल। तो हमें दोनों सदिश राशियां दी हुई हैं। ई का मान क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसके साथ इसका अदिश क्षेत्रफल सदिश कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब आप सभी जानते हो अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है? i का i के साथ गुणा किया जाएगा, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो i के साथ क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम। तो ये हो गया 2 गुणा 1, ये फर्स्ट टर्म का हो गया इसके साथ, ठीक है। प्लस अब दूसरा वाला देखो, ये यहां क्या है? 3 गुणा 2 प्लस। अब इसको देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये देखो माइनस साइन है तो -1 -1, यहां पे कितना है? 4। तो अंकित मान देखो, यहां से 2 आया, 3 दूनी 6 आया और ये माइनस का 4, 6 और 2 8, -4 कितना हो गया? 4 वेबर।
तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया 4 वेबर। समझ में आया? तो मैंने वैद्युत फ्लक्स क्या बताया, जो साधारण परिभाषा पूछी जाती है तो ये पहले तो ये परिभाषित करेंगे, अविलंबित गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के तुल्य होता है। गणितीय रूप में यह वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के समान होता है। पता लगे यहां से, यह अदिश राशि है, इसका मात्रक वेबर हो गया और एम्पियर में क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल दिया जाता है, यानी दोनों ही सदिशों के मान दिया जाए वेक्टर फॉर्म में, किसमें वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसी की तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहा जाता है कि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल है मान लो 100 मीटर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र जिसका मान है अंकित 50 न्यूटन प्रति कूलम, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका मान ये है इसमें स्थित है, तथा क्षेत्रफल सदिश, कौन क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र सदिश से 60 अंश का कोण बनाता है। और ध्यान दो, ये तो एस का मान दे दिया, ई का मान दे दिया, क्या कह रहा है यहां से क्षेत्रफल सदिश बना रहा है। क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र सदिश से 60 अंश का कोण, मैंने क्या बताया था थीटा, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण। तो क्षेत्रफल सदिश बना रहा है, क्षेत्रफल नहीं, कौन बना रहा है क्षेत्रफल सदिश वेक्टर फॉर्म, जो उसकी डायरेक्शन होती है। क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होती है, तो नॉर्मली परपेंडिकुलर इस तरफ। तो क्षेत्रफल सदिश बना रहा है किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ। कितने अंश का कोण 60 अंश का कोण। इस तरीके से नहीं हुआ है, ऐसे हो सकता है, जैसे ये डायरेक्शन हो तो इसका कोण ये है इस तरीके से। तो आप सूत्र के द्वारा ज्ञात करें, यहां से हमें पता है फाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट एस या ई एस कॉस ऑफ थीटा। यहां से मैं डायरेक्ट लिख लिया, ई का मान रख दो आप, ई का मान कितना है 50, एस का मान कितना है 100, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 50 गुणा 100 गुणा 1/2, 2 से इसको काट लोगे 50, 25, 2500 वेबर। ये आ गया वैद्युत फ्लक्स का मान। इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, वो ये होगा 2500 वेबर होगा। ठीक है, समझ में आया तुमको? तो ये हमारे एक तरीके से समराइज रहा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बताया मैंने पहले आपसे। फिर आपको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से कि मतलब वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश एस के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दें, फ्लक्स वैद्युत है, यहाँ पे फ्लक्स आगे आप चुंबकीय भी पढ़ोगे, लेकिन वो पृष्ठ जहां पे रखा होता है, जिस क्षेत्र में रखा होता है वही फ्लक्स पूछा जाएगा आपसे। अगर चुंबकीय पूछा जाएगा तो केवल यहाँ वैद्युत हटा दोगे, चुंबकीय शब्द आ जाता है। दोनों फ्लक्स की परिभाषा यही है, जो कि क्यों क्षेत्र बदल जाएंगे, वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहां तो आप वैद्युत क्षेत्र के रूप में परिभाषित करेंगे और वहां पर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित करेंगे। ये ध्यान देने योग्य है बात यहाँ पे कि कोण थीटा देखना है आपको। दो तरीके से कहता है, यहां तो डायरेक्ट दिया हुआ है आपको कि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के साथ बना रहा है, क्षेत्रफल सदिश बना रहा है। अगर ये क्षेत्रफल सदिश नहीं बना रहा होता तो वो ये कहता कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से 50 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर रखा है। जैसे इस स्थिति में यही क्वेश्चन है मान लें, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है। अब देखो बात बदल गई है, पहले क्या है क्षेत्रफल सदिश बना रहा था वैद्युत क्षेत्र सदिश के साथ 60 अंश का कोण, अब पृष्ठ बनाना है, केवल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर है। तब इस केस में हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री। तो ये थीटा आ गया कितना 30 अंश। अब फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई तो बदला नहीं, तो जो कहते हो 50, एस भी 100,
लेकिन ये cos 30 हो गया। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। ये किसकी वैल्यू है? ये वाली, ये है cos 30 √3/2। कैंसिल कर दोगे यहाँ पे ये 50, तो वही आ गया आपका 2500 √3 वेबर। समझ में आया? तो ये हमारा किसके रिगार्डिंग है पूरी चीजें? ये है वैद्युत फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स क्या है? न्यूमेरिकल फॉर्मेट में मैंने समझाया आपको। एक ही आ गया तुम्हारे पास, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, दूसरा न्यूमेरिकल इस तरीके का, और तीसरा ये वाला। 2 पॉइंट और ध्यान रखने इसमें। अगर वैद्युत फ्लक्स कहीं से बाहर जा रहा है किसी पृष्ठ से, तब वो धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत फ्लक्स अंदर आ रहा है किसी पृष्ठ में, प्रवेश कर रहा है, तो वो होता है ऋणात्मक। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गाउस का नियम। अब आते हैं इस चैप्टर पे, गाउस का नियम। अभी हमने क्या सीखा था? वैद्युत फ्लक्स को जाना था, गाउस का नियम। अब हम ये सीख चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में से किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को गणितीय रूप में वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को कहा जाता है। देखो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है, ये मान लो कोई भी पृष्ठ है जिसकी आकृति हमने रैंडमली ले रखी है, कोई भी बंद होना चाहिए, ध्यान रखें। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोबारा सुने, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना। क्या बताया इसने? वैद्युत फ्लक्स बताया इसने भी। फाइल से लिख रहे थे आप। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना। और भाषा दोबारा सुने, गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, समेशन क्यू क्या है? कुल आवेश का 1/ε गुना, क्योंकि नीचे है तो 1/ε गुना होता है। ये है हमारा गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश दैट इज समेशन क्यू, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है ना? इंटरेस्टिंग चीज। अभी आपको फ्लक्स की परिभाषा बताई थी, तो मैंने ये बताया था फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर E.S अदिश गुणनफल के बराबर बताया था। किसका अदिश गुणनफल? वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को। इन्होंने भी फ्लक्स को ही परिभाषित किया, और उन्होंने क्या होता है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का किसका होता है? कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। इससे संबद्ध कुछ तत्व हैं इसके रिगार्डिंग। क्या कहते हैं ये? एक चीज तो ये कि ये जो पृष्ठ है, इससे संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है।
पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि यह इसमें उपस्थित, इसके अंदर पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। एक पॉइंट मैंने पहले बता ही दिया, पृष्ठ में प्रवेश करने वाला प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक व निर्गत फ्लक्स हमारा धनात्मक होता है। कूलॉम का नियम जो आपने पढ़ा था वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही था, स्थिर आवेश होने चाहिए, लेकिन यह स्थिर तथा गतिशील आवेश, स्थिर व गतिशील आवेश दोनों के लिए वैध है, दोनों के लिए वैध है ये, ठीक है। ये जो गाउस का नियम है ये उन्हीं सदिशों पर लागू होता है, उन्हीं सदिशों पर लागू होता है, उन्हीं सदिशों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। मतलब गाउस का नियम वही एप्लीकेबल है, जितने भी सदिश व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं उन पर तो ये एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई सदिश ऐसा है, जैसे चुंबकीय सदिश कहीं पर ऐसे हो कि वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन न कर रहा हो, तो वहां ये गाउस का नियम अप्लाई नहीं होगा। एक और लास्ट पॉइंट इसमें कि पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बाहर किसी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश उपस्थित हो ये उस पर निर्भर नहीं करेगा, ये केवल किस पर निर्भर करता है कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। दोबारा से सुने, गाउस का नियम, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/SL0 गुना होता है। इसके रिलेटेड जो मुख्य तत्व है वो क्या है? पहला, पृष्ठ नहीं करता, जो फ्लक्स है उसकी आकृति, जो फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे पृष्ठ की आकृति वर्गाकार हो, गोलाकार हो, आयत हो, घन के रूप में हो, किसी प्रकार की हो, वो उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स पृष्ठ की आकृति पर निर्भर तो नहीं करता है, लेकिन किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स निर्भर करता है कुल आवेश पर, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स अगर पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं, और अगर बाहर निकल रहा है, निर्गत हो रहा है, तो उसको धनात्मक लिया जाता है। ये स्थिर आवेश, जैसे कूलॉम का जो नियम है उसमें आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए, लेकिन इसमें आवेश आपके स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के हो सकते हैं, उन दोनों पर लागू किया जा सकता है। गाउस का नियम उन्हीं सदिशों पर लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है कि आपने देखा था यहाँ ई जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या था? आंतरिक मान बिंदु आवेश के कारण ई बराबर था KQ/R²। अगर नीचे R² आ रहा है तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, अगर नहीं है, जैसे मान लो R है केवल, या R की घात 3 है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं कर रहा है। समझ में आया आपको गाउस का नियम के बारे में? Got it? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए अभी। कौन कौन से पता है ना? भूल गए? कौन कौन से? पहला वैद्युत फ्लक्स और दूसरा गाउस का नियम। दोनों ही फ्लक्स के रिगार्डिंग परिभाषा देते हैं। गाउस का नियम ही फ्लक्स को बता रहा था आपको, और वैद्युत फ्लक्स तो उसकी परिभाषा ही है, तो वहां से हमने सीखा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। इसका प्रूफ देखेंगे आप, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार है। और हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कूलाम के नियम की सहायता से कीजिए, तब भी आपको यही आर्टिकल करना है इसी तरीके से, क्योंकि ये जो प्रूफ कराया जाता है वो कूलाम के नियम की सहायता से ही हम कराते हैं इसको। ठीक है, तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए मान लो कोई ये क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, जिसके लिए हम एक आर त्रिज्या का काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं। आर त्रिज्या का कोई काल्पनिक गोली पृष्ठ, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है आर। ये गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचा हुआ है। अब अगर ये जो आवेश है हमारा Q, ये आवेश बिंदु आवेश है, तो इन सब जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान निकलेगा, बराबर रहेगा हर जगह। चाहे इस बिंदु पर निकालो तब भी k q r स्क्वायर आएगा, यहां निकालोगे तब भी k q r स्क्वायर आएगा, यहां निकालोगे तब भी, मतलब सब जगह पृष्ठ पर सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से समान निकलेगी। तो देखो क्या, Q आवेश से जो बिंदु O पर स्थित है, इससे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हमने एक आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर k q बाई r। ध्यान दें, पहले इसकी थ्योरी क्या लिखोगे आप इसके बारे में। क्यू आवेश या गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए क्यू आवेश के चारों ओर आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे क्या लिखेंगे, ये यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये होगी यहां पे E बराबर k q बाई r। हम इस पृष्ठ पर एक अल्पांश की गणना कर लेते हैं। यहां पे हमने कोई अल्पांश मान लिया, ये जिसका क्षेत्रफल है ds, ठीक है। ये प्लस q आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश भी कैसे जाएगा, ऐसे, इसी दिशा में। क्षेत्रफल सदिश जो n कैप है, इसकी दिशा भी यही होगी, ये विद्युत क्षेत्र दिशा है, तो इनके मध्य बना कोण क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। यहां लिखेंगे गाउस नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हमने एक ds अल्पांश की कल्पना की है। अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स मान लो यहां पे डी फाई ई, तो डी फाई ई क्या होगा, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, ई डॉट एस, लेकिन यहां हमने अल्पांश कितना माना है, ये डी एस माना है, तो डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी एस। इसको यहां से हटाओगे तो ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, थीटा यहां कितना है 0 डिग्री, तो डी फाई ई बराबर तुम्हारे पास निकल के आया E इंटू डी एस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है 1, तो डी फाई ई बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास E इंटू डी एस। समीकरण 2 मान लो इसको, आई बटा लो चाहे, E इंटू डी एस। ये समीकरण 1 मान लो, ये वाला समीकरण 1 है। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, यहां E का मान रखो आप, तो डी फाई ई
ये अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया ये ds। ये तो अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है। कुल पृष्ठ से संबद्ध, कुल पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, यहां कुल पृष्ठ कह करके आप संपूर्ण पृष्ठ लिखें, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन के क्यू बाई आर स्क्वायर ds। समाकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, ds। तो ये तो नियतांक टर्म है, इसको बाहर ले लो। तो देखो डी फाई ई बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां क्या रह गया ds। इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हो गया ये के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ही हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने यहां कहां से आ गया, इंटीग्रेशन ds को लिखा है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, के का मान आप जानते हो, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फाई ऊपर वाला समीकरण क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो देखो फाई ई क्या आया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्यू क्या है, कुल आवेश। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं इसको, समेशन। यही तो गाउस का नियम है। क्या बताया था आपको गाउस के नियम में, कि पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। दोबारा से देखें क्या किया हमने, कि गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हमने एक आर त्रिज्या के गोलीय काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिससे केंद्र ओ पर माना कोई क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश क्यू से पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर या पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। समीकरण इस पृष्ठ के एक अल्पांश की कल्पना कर ली, और इस अल्पांश से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हमने क्या मान लिया यहाँ पे, डी फाई। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या है हमारे पास, फ्लक्स की परिभाषा आपको बताया हुआ फाई ई बराबर होता है ई डॉट एस। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना है, ds, ये वाला। तो फाई डी फाई ई बराबर हो गया ई डॉट ds। तो डॉट हटाया मैंने, तो अदिश है तो कॉस आ जाएगा, और कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 आपको पता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो डी फाई ई बराबर हो गया ई टू ds। ये इस पृष्ठ से केवल इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, जिसमें ई का मान अगर वहां से रख देंगे समीकरण 1 से, तो ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। अब हमें तो केवल अल्पांश से निकला है, हमें किससे निकालना है, पूरे पृष्ठ से। गाउस का नियम क्या कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ जो है ना कुल काल्पनिक बंध उसमें, उससे कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो बात करनी है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने इसको समाकलित किया, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि नियतांक है ये, ds का मान 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यहां से ये k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई क्या निकल के आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यही क्या है हमारा गाउस की प्रमेय, ये गाउस का नियम है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। हमने 3 टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए। पहला विद्युत फ्लक्स को पढ़ा है आपको, फिर मैंने गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है चैप्टर का, इसके अनुप्रयोग, तो हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सतत आवेश वितरण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सतत आवेश वितरण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने सतत आवेश वितरण आपको 3 प्रकार का पढ़ाया हुआ है। पहले पढ़ाया था आपको रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व की जिसमें बात की थी, लैम्डा की बात की थी। दूसरा आपको मैंने पृष्ठीय आवेश के बारे में बताया था कि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो सकता है, जहां पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की बात की थी आपसे। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, जब आवेश आयतन में एक समान रूप से भरा हो तो वहां
आयतन में भरा होता है, आयतन में वितरित होता है आवेश, और वहां बात की थी आयतन आवेश घनत्व रो के बारे में। तो ये जो गाउस का नियम है उन्हीं का एक अनुप्रयोग है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनंत रेखीय आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत रेखीय आवेश कैसा आवेश है? रेखीय मतलब ये लंबाई के अनुदिश कहीं वितरित होगा। मान लो कि ये इस लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, तो मतलब गाउस के नियम की सहायता से ही हमें काम करना है यहाँ। तो करना क्या है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो अनंत रेखीय आवेश है इससे लंबवत दूरी r पर स्थित है कोई बिंदु P, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कोई AB अनंत रेखीय आवेश है जिससे अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार, कैसे? बेलनाकार काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारा बेलनाकार कोई काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है, इस प्रकार से ये अनंत रेखीय आवेश वितरित है। इसकी मान लो ये जो बेलन है इसकी लंबाई कितनी है? L लंबाई का। ये अनंत रेखीय आवेश इस पर वितरित हुआ है एक समान रूप से। क्योंकि हमने क्यों लिया है बेलनाकार? क्योंकि आपको अनंत रेखीय आवेश से अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। किसकी सहायता से ज्ञात करनी है? गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। तो गाउस का नियम जब ही लगा सकते हो आप कि जब आवेश किसी पृष्ठ के अंदर स्थित हो, यानी किसी पृष्ठ में बंद हो। तो आवेश की स्थिति को क्या करने के लिए? आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए r त्रिज्या व L लंबाई, r त्रिज्या व L लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे? यहां चित्रानुसार अनंत रेखीय आवेश से अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए r त्रिज्या व L लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो यहां ये अनंत रेखीय आवेश वितरण है और आपको पता है कि रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाई L। तो यहां से Q क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू L। अब आपसे बात है, L तो आपको पता था, लैम्डा क्या है? लैम्डा है इस पर रेखीय आवेश घनत्व। तो Q क्या हो गया? इस पर कुल आवेश, इसके द्वारा घेरा हुआ जो कुल आवेश है वो क्या है? ये है। यहाँ इसी से दोबारा से सुनो। चित्रानुसार AB अनंत रेखीय आवेश से अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर, अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करने के लिए हमने r त्रिज्या वो L लंबाई के काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। यहाँ लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, इसका मान क्या हुआ? लैम्डा बराबर Q बाई L। तो यहां से कुल आवेश आ गया Q बराबर लैम्डा L। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स गाउस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो फाई ई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, समेशन क्यू ये रहा, ऊपर से रखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, फाई ई बराबर समेशन क्यू क्या हुआ, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन जीरो। एक समीकरण तो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण, दो समीकरण ज्ञात किए जाएंगे। दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। हर जगह आपको जहां भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है, यही दो कंडीशन काम में आएंगी। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर कुल ई डॉट डीएस। सही है ना, ई डॉट डीएस। मैंने आपको लिखा था वहां पे फाई बराबर ई डॉट एस। अगर कहीं पे अल्पांश आया तो डीएस यूज करते हो, और कुल निकालना हो तो उसका क्या कर देते हैं, हम समाकलन कर देते हैं। देखो ऐसे ही तो लिखा था आपने, फाई ई बराबर वहां मैंने लिखा था ई डॉट एस। तो ये भी क्या है, ये भी तो यही है। इसको अगर बाहर निकालो तो ई तो नियतांक है, समाकलन किसका हो रहा है, डीएस का हो रहा है, तो ई तो बाहर आ जाएगा सबसे, सबके साथ क्या रह जाएगा, एस रह जाएगा। अगर ये ऐसे होता डी फाई ई डी एस और कुल निकालते आप तो क्या होता, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। सही है ना, ठीक है। अब ये जो बंद पृष्ठ है इसको आप तीन भागों में बांटेंगे। देखो एक भाग तो ये रहा पृष्ठ का, देखो ये ऐसे मार्कर है ना, ये रेखीय आवेश से हमने बेलनाकार लिया था, जिसको रेखीय आवेश को कैसे आकृति घेरा है, बेलनाकार, ये जो बेलन है। एक तो ये वाला, ये जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, और ऐसा ये हो गया नीचे। तो एक पृष्ठ ये है, एक ये और एक ये रहा, ये वक्र पृष्ठ ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। यहां तो नहीं दिखा सकता मैं, ये 3D ये पिक्चर है, तो ये वाला। तो एक पृष्ठ तो ये जिसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है, ये वाला इस दिशा में है, और वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकालो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो थीटा यहां कितना हो गया, थीटा 1 की बात करें तो ये हो गया 90 डिग्री। दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा भी यही है इधर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे त्रिज्य होगा उसी की दिशा में। तो यहाँ एस कैप भी यही होगा और ई की दिशा भी यही होगी। क्लियर। तीसरा देखो, अब ये नीचे की ओर है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश किधर हो गया, इधर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। तो थीटा कितना है यहाँ, 90 डिग्री। कितना है थीटा, 90 डिग्री। तो देखो तीन भाग बांटा है मैंने, पहला ये रहा 1 2 और 3। तो इसको मैं तीन भागों में लिख रहा हूं यहां, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट हटाते जाऊं साथ में लिख देता हूं, ई डॉट एस 1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट एस 2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट एस 3। हटाओ यहां से ई या ds1 ds2 रहने दो अभी, तो बाद में क्योंकि ये समाकलन के अंदर है, ई डॉट ds1 ds2 और ये ds3। डॉट हटा दो, ई ds1 cos थीटा 1 ई ds2 cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन ई ds3 cos थीटा 3। थीटा 1 बताओ कितना है, 90 डिग्री। थीटा 2 बराबर कितना है यहाँ, ये रहा थीटा 2, ये है, दोनों समान है तो 0 डिग्री, और यह थीटा 3 90 डिग्री, और थीटा 3 कितना है 90 डिग्री। देखो ये cos 90 होते ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, cos 90 रखोगे यहाँ, ऐसे यहाँ 90 रखोगे तो ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी पूरी। तो दो टर्म तो 0 हो गई, एक तो ये टर्म 0 हो गई, ये बच गई, cos 0 का क्या होता है 1, तो eds2 या eds लिख दो, प्लस अब इसका वो भी क्या यहां से 0 है, बाहर ले आओ तो यहां बच गया तुम्हारे पास e, तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ds2 ये वाला, और ये क्या होता है 2 पाई RL,
तो ई इंटू 2 पाई आर एल, आर त्रिज्या। तो ये क्या है, पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। किसकी परिभाषा से आया है ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स आया। समीकरण 1 देखो, ये भी वैद्युत फ्लक्स बता रहा है फाई ई, ये भी क्या है फाई। तो ये दोनों के समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड जो बाएं पक्ष है दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 और एक कह रहा है ये, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल हो गया, सही है। यहां कर दे रहा हूं मैं यहां पे, तो यहां पे देखेंगे आप, तो E बराबर 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो 1 ओवर मैंने ये लिख दिया 2 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह, 2 पाई यहां से एप्सिलॉन 0, ये क्या बच गया, आर बच गया, ये लैम्डा बच गया, तो लैम्डा बाई आर बच गया। ये इसको क्या लिख सकते हो, 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बन गया 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है के, तो ई बराबर क्या हो गया ये 2k बाई आर। ये निकल के आई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां देखो रेखीय आवेश से इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के साथ यदि इसका वक्र खींचे है, किसके साथ, दूरी के साथ, ध्यान दें दूरी के साथ खींच रहे हैं हम, ना कि आवेश घनत्व के साथ। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, इस प्रकार से। और यदि आप आवेश घनत्व लैम्डा के साथ खींचते हो तब कैसा आएगा, क्यों, क्योंकि वो समानुपाती है, तो सीधी रेखा ऐसे, ये ई और यहां पर आर नहीं है, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। वापस से देखें, अनंत रेखीय आवेश है ये, ए भी कोई अनंत रेखीय आवेश है, जिससे अविलंब दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए r त्रिज्या व l लंबाई के बेलनाकार काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब वैद्युत फ्लक्स हमें गणना करनी थी, तो गाउस के नियम से हम लिखेंगे यहाँ पे, ये तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा, जिससे हमने Q का मान निकाल लिया, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, Q बराबर आ गया लैम्डा L, सही है ना। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि कुल फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/0, ये तो समेशन Q है, यहाँ पे समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, समेशन Q वहां से देख रहे हो लैम्डा L, तो मैंने मान रखते एक समीकरण बन गया। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा फाई ई बराबर ई डॉट ds या p फाई ई बराबर ई डॉट ds, तो ये है हमारी फ्लक्स की परिभाषा। इसको मैंने 3 भागों में तोड़ लिया। ध्यान इसमें रखना है कि आपको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, क्योंकि फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, एक तो कोण पर निर्भर करता है, 3 चीजों पे फ्लक्स देखो, फाई ई एस कॉस थीटा, वैद्युत क्षेत्रीय मान पर, क्षेत्रफल पर, और इन दोनों क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश के मध्य बने एक कोण पर, तो थीटा पर निर्भर करेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 3 भागों में बांट लिया। यहाँ क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है और यहाँ क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र के साथ सब जगह यही है, तो इन दो जगह पर थीटा 90 हो गया, तो cos 90 होते ही ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगी, 0। एक तो ये टर्म 0 बन जाएगी और एक आपकी ये टर्म 0 बन गई। ये टर्म बची cos 0 1 होता है, तो EDS2 बन गया यहाँ से। ये EDS2 ये वाला है, यहाँ पे 2 ही हमने जो माना हुआ है, पृष्ठ 2 माना है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है, तो फाई निकल के आ गया। समीकरण 1 और 2 समान है, तुलना कर दी, तो E बराबर क्या निकल के आ गया, 2k लैम्डा बाई R, और इसका मैंने R के साथ अगर ग्राफ खींचे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जो कि समानुपाती आ रहा है, E समानुपाती रेखीय आवेश घनत्व के, तो E इस प्रकार से डिपेंड होगा, क्योंकि लैम्डा बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। देखो लैम्डा बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, अगर यहाँ R बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ पे R बढ़े तो E क्या होगा, E यहाँ घटेगा। लेकिन यहाँ लैम्डा बढ़ा, इस जगह लैम्डा बढ़ा, तो E भी क्या होगा, उसी रेशियो से बढ़ेगा, समानुपातिक रूप से उसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आया। तो आज इस चैप्टर में हम यही 3 चीजें को क्लियर करेंगे।
पहले हमने पढ़ा, आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया मैंने। वैद्युत फ्लक्स समझ में आया होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या था? कुल बल रेखाओं की संख्या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को गणितीय रूप में उसको इस प्रकार से फाई ई बराबर ई डॉट एस अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया था। उसके बारे में मैंने बताया फ्लक्स के बारे में किस प्रकार से निकालेंगे, थीटा वेक्टर सरलची बताई, न्यूमेरिकल्स बताया आपको। फिर मैंने गाउस का नियम परिभाषित कराया आपको। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम भी फ्लक्स को ही परिभाषित कर रहा था, आप ध्यान दें। गाउस का नियम ही फ्लक्स बता रहा था, कह रहा था किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ ये यूज किया था, समीकरण 1 बनाया था। इससे संबद्ध मैंने कुछ इसके बिंदु बताए थे कि जो फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, वह केवल उसमें उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करेगा। बाहर कितने आवेश है उससे कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर करता है। यहाँ आवेश स्थिर भी हो सकता है और गतिशील पर भी लागू हो सकता है। जब कूलाम के नियम में बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए, आवेश स्थिर, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आवेश स्थिर, आवेश गतिशील भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है अच्छे सबको? नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ये उन सदिशों पर लागू होगा। किन पर लागू होगा? उन सदिशों पर लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये मैंने गाउस के नियम के बारे में बताया था। फिर आपको मैंने बताया नेक्स्ट आर्टिकल, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कूलाम के नियम की सहायता से। जैसे मैंने एक आवेश लिया, उससे गाउसी नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए एक आर्तजा के गोलीय काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की। फिर मैंने ये बिंदु आवेश था तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात कर ली। फिर मैंने फ्लक्स की परिभाषा से वह फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स निकल के आ जाता है लास्ट में आपका फाई ई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0, जो कि क्या था? गाउस का नियम। इसको करने के बाद मैंने आपको ये एक अनुप्रयोग आपको सिखाया, केवल अनंत रेखीय आवेश से वैद्युत क्षेत्र की गणना करना या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये अनंत रेखीय आवेश वाला एग्जांपल रहा, यहाँ पे अनुप्रयोग है पहला कि अनंत रेखीय आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से ज्ञात करें। क्या किया है? ये अनंत रेखीय आवेश है, निर्वात में स्थित है। इससे अविलंब दूरी r पर इसे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमने r त्रिज्या व l लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। क्यों? क्योंकि आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने के लिए। गाउस का नियम जब भी लगाया जा सकता है कि जब आवेश किसी पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो उसके अनुसार ये समीकरण 1 बना था, फिर फ्लक्स की परिभाषा से दूसरा समीकरण बनाया और इस प्रकार हमने यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक प्राप्त किया। E बराबर 2k लैम्डा बाई r, ये दोनों ग्राफ खींचे, एक तो r के साथ खींचा है E का और एक लैम्डा के साथ खींचा है ये वाला। r व्युत्क्रमानुपात है तो r के बढ़ने पर E घटेगा, यहाँ लैम्डा के बढ़ने पर E क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमने आज इस लेक्चर में कवर की है। सो एंजॉय द लेक्चर, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, प्रिपेयर योर बैच नोट्स, थैंक यू।